सभी प्रतियोगियों का लक्ष्य टू द पॉइंट प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है, जो भी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं और इस साल 2025 में इसके प्रीलिम्स एग्जाम्स को देना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अब तक की आपकी ट्रेडिशनल तैयारी पूरी हो चुकी होगी और अब आपको फोकस करना है करंट अफेयर्स पे। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में जो करंट अफेयर्स है बहुत ही मायने रखते हैं। साथ ही साथ स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में भी, एसएससी, आरओ, एआरओ जैसी परीक्षाओं में भी इनका अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है और लगभग लगभग कभी कभी तो ये 20 to 25% तक आते हैं। ऐसे में आपके सामने एक बड़ा चैलेंज होता है कि जो हम करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं या जिन टॉपिक्स को उठा रहे हैं वे टॉपिक्स कितने रिलेवेंट हैं। आप कोचिंगों में मोटी मोटी फीस जमा करते हैं, वहां पे करंट अफेयर्स की तैयारी होती है, किंतु क्या आप जानते हैं कि उनमें से कौन से टॉपिक्स को आपको सेलेक्टिवली पढ़ना है जिसका कि उपयोग किया जा सके आपके एग्जाम्स में। शायद बहुत से कम लड़के होंगे जो कि सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं उस पर फोकस करते हो। तो जो करंट अफेयर्स की सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं यह उन सेलेक्टेड टॉपिक्स को ही कवर करेगा। बाकी तो आप अपनी मैगजीन से भी पढ़ सकते हैं, अगर ना भी कोचिंग जाए तो मैगजीन ले लेंगे तो आप टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, लेकिन किन टॉपिक्स पे फोकस करना है उन टॉपिक्स को लक्ष्य टू द पॉइंट प्लेटफॉर्म आपके बीच में लेकर के आया है। तो जो ये करंट अफेयर्स की सीरीज है इसमें दिसंबर लास्ट वीक से करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 25 मई को यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री एग्जाम की घोषणा हो रही है। ऐसी परिस्थिति में 6 महीने का आपके सामने बेहतर पीरियड होगा, एक इंटरवल होगा नोटिफिकेशन जारी होने से लेकर एग्जाम होने तक। तो इस 6 महीने के बीच में जो भी घटनाएं घटेंगी आपको तैयार होना चाहिए, जिसमें कि दिसंबर के करंट अफेयर्स को आप त्याग नहीं सकते हैं क्योंकि वह भी इसके भीतर कवर होंगे। तो आज के करंट अफेयर्स का जो पहला सेगमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं वह दिसंबर के लास्ट वीक में पूछे गए या जो सरकार की नीतियां थी उससे संबंधित है। तो सबसे पहला टॉपिक है आरबीआई के द्वारा गठित एक महत्वपूर्ण समिति। इस समिति का अध्यक्ष कौन है, इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं कमेटी के, इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पर आपका फोकस होना चाहिए। ध्यान रखेंगे, इसके लिमिटेशंस को भी अगर आप जानते होंगे तो और भी बेहतर है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला टॉपिक, आरबीआई की उस समिति को जानते हैं। तो यह समिति है पुष्पक भट्टाचार्य समिति। जी हां, पुष्पक भट्टाचार्य इस कमेटी के चेयरमैन हैं। इस कमेटी को आरबीआई ने गठित क्यों किया है, इस लगभग ये 25 दिसंबर के आसपास की घटना है। इसका मूल जो कार्य होगा इस समिति का, यह पता लगाना कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है या वित्तीय क्षेत्र है उसमें एआई के नैतिक प्रयोग को यानी कि मोरल इंक्लूजन को कैसे इंश्योर किया जा सके। जाहिर सी बात है एआई का प्रभाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है और हर क्षेत्र चाहता है कि मैं भी एआई का सहारा लूं जिससे कि मेरे काम में आसानी हो सके। इसी उद्देश्य से आरबीआई ने जो सरकार के वित्तीय सेक्टर हैं या फाइनेंशियल सेक्टर हैं उसमें इसके प्रयोग को बढ़ावा देना चाहती है, इसलिए इस कमेटी का गठन किया गया है। तो चलिए अब हम इस कमेटी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों पर फोकस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज कि समिति के सदस्य कितने होंगे, 8 मेंबर्स हैं इस समिति में। कौन कौन से ये 8 मेंबर्स हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि स्टेट पीसीएस में कभी कभी कमिटीज के मेंबर्स के नाम भी पूछ लेता है। तो सबसे पहले सदस्य हैं देवजानी घोष, दूसरे सदस्य हैं आपके बलराम रविंद्रन। दोनों की तस्वीरों को आप बारीकी से देख लीजिए ठीक से, कौन है देवजानी घोष और बलराम रविंद्रन। तीसरे हैं अभिषेक सिंह, चौथे हैं राहुल मथन। आप अभिषेक सिंह और राहुल मथन की तस्वीरों को भी देख लें। फिर उसके बाद हैं श्रीहरि नागरल्लू, फिर है शुभेंदुपति और ना आप अध्यक्ष को तो जानते ही हैं, यही है प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य। जी हां, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी पटना से ये संबंधित रहे हैं। तो इस कमेटी के संबंध में आपने जानकारी तो ले ली। अब हम देखते हैं कि इस समिति का ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या है, किन किन चीजों का यह पता लगाएगी। एम, किस एम से इसका गठन किया गया है। बहुत ही सरल शब्दों में कैजुअल लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा और जो टॉपिक लिखा हुआ है यहां पर आपका वो फॉर्मल लैंग्वेज में है। आप जानते हैं कि कोई भी स्टेट का पीसीएस हो या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर कराई जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं, उनके लैंग्वेज फॉर्मल होते हैं और टिपिकल होते हैं। तो उन फॉर्मल और टिपिकल लैंग्वेज को भी आप यहां से ध्यान रखना है और जो मैं कैजुअल आपको बता रहा हूं समझाने के उद्देश्य से उसके माध्यम से आपको समझना है, तब तो जाकर के आप करंट अफेयर्स को सॉल्व कर पाएंगे। यदि मैं फॉर्मली लैंग्वेज में बताऊंगा और फॉर्मल लिखा भी होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, और कैजुअल यदि मैं बताऊंगा और कैजुअल लिखा भी रहेगा तो वहां की लैंग्वेज को आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ये बैलेंस आपको बनाते हुए लेकर चलना पड़ेगा। तो चलते हम एम्स को समझते हैं, कैजुअल लैंग्वेज में और लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पे फॉर्मल लैंग्वेज में। तो कुल इस समिति ने के लिए 4 उद्देश्यों
के मामले में गठन किया गया है इस समिति का। तो सबसे जो पहला उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वह क्या है? फाइनेंशियल सर्विसेज में वर्तमान में एआई के उपयोग का परीक्षण करना, कि क्या जो फाइनेंशियल सेक्टर में एआई का हम यूज करेंगे वह कितना सफल होगा या कितना असफल होगा। उम्मीद करता हूं कि पहली बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे जिन जिन देशों में एआई का फाइनेंशियल सेक्टर्स में प्रयोग किया जा रहा है या बैंकिंग सेक्टर में प्रयोग किया जा रहा है, वहां पर एआई की निगरानी के लिए कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज हैं या सुपरवाइजरी अप्रोचेस अपनाए जा रहे हैं, उन अप्रोचेस का अध्ययन करना, ताकि उनको हम अपने यहां इंक्लूड कर सकें और जो उनकी कमियां हों उसको हम एक्सक्लूड, बाहर कर दें। तो नेक्स्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है। फिर उसके बाद है तीसरा ऑब्जेक्टिव कि वित्तीय क्षेत्र में या फाइनेंशियल सेक्टर में जो हम एआई का इस्तेमाल करें भी या बढ़ावा भी दें, तो ऐसी परिस्थिति में पॉसिबल रिस्क क्या हो सकती हैं इंडिया में। जैसा कि आप जानते हैं कि एटीएम से पैसे निकाल लिए जाते हैं, आपने देखा होगा कि किसी के खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो इस तरीके के रिस्क किस हद तक एआई के माध्यम से उत्पन्न होंगे, उन पॉसिबल रिस्क का पता लगाना भी इस कमेटी की जिम्मेदारी होगी, ये इस उद्देश्य को फुलफिल करना। तो यह हुआ तीसरी बात। फिर उसके बाद आता है चौथी बड़ी बात। चौथी बात क्या है? बैंकिंग सेक्टर में नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं, एनबीएफसीज हैं या फिनटेक है, इन्हीं जगहों पर इस एआई को हमें लागू करना है या एआई पद्धति का सहारा लेकर के इनके ही कामों को आसान बनाना है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम एआई को फाइनेंशियल सेक्टर में लागू करेंगे या आरबीआई इस समिति की सिफारिश के बाद लागू करवाएगी सरकार से, तो सरकार उसको जब लागू करेगी तो उसके पास अपना एक गवर्नेंस फ्रेमवर्क भी होना चाहिए। तो गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्या होगा, इस मामले पर भी सिफारिश करना इस कमेटी की जिम्मेदारी होगी। तो ना उम्मीद करता हूं कि आपको यह पहला टॉपिक समझ में आ गया होगा दिसंबर लास्ट वीक का। तो अब हम चलते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ। तो आज का जो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है कि महाराष्ट्र में पहला सर्जिकल रोबोट लॉन्च किया जा चुका है। जी हां, यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है आगामी परीक्षाओं में। क्या है यह सर्जिकल रोबोट, इसके बारे में हमें क्या जानना जरूरी है? तो सबसे पहली चीज कि किस राज्य में लॉन्च हुआ है, तो वह राज्य है महाराष्ट्र। किस शहर में लॉन्च किया गया है, तो वह शहर है पुणे, यानी इसकी स्थापना पुणे में की गई है। अब इसकी निर्माता कंपनी कौन सी है? इसकी निर्माता कंपनी है एसएस इनोवेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद है कि इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि जो सर्जिकल रोबोट हमने लॉन्च किया है वह किस ऑब्जेक्टिव की फुलफिलमेंट करेगी। तो सबसे पहला और पॉपुलर है टू प्रमोट द इनोवेशन इन हेल्थ सेक्टर, यानी कि स्वास्थ्य क्षेत्र में जो रोबोट है वह किस प्रकार से सर्जरी करेगा या क्या मदद कर सकता है, इसको बढ़ावा देने के लिए। दूसरा क्या है कि जब इसका बढ़ावा दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो रोबोट सर्जरी है वह आसानी से आम लोगों तक पहुंच पाएगा। तो यह इसका दूसरा लाभ होगा। तो आम लोगों से पहुंचने पर क्या लाभ इसका दिखाई देगा कि यह किफायती होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर्स कितने महंगे हैं और भारत में सर्जरी बहुत महंगी प्रक्रिया है। तो इन सब चीजों में अगर रोबोट सर्जरी का इस्तेमाल किया जाने लग जाए तो ऐसी परिस्थिति में सर्जरी सुलभ होगी और सस्ती होगी और आम आदमी या गरीबों तक इसकी पहुंच हो पाएगी। खैर, अब तक इसकी उपलब्धि क्या रही है? अगर इसकी उपलब्धि की बात करेंगे तो कुल इसने अब तक 26 सफल सर्जरीज को अंजाम दिया है, जिसको लेकर के भारत सरकार और जो एसएस इनोवेशन जिसने इसका निर्माण किया है वह काफी आशान्वित है। नेक्स्ट, अब इसका लाभ क्या होगा फ्यूचर में? तो इसका सबसे बड़ा लाभ तो यह होगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में यानी कि हेल्थ सेक्टर में यह एक क्रांतिकारी बदलाव साबित हो सकता है। देश में सस्ती और सुलभ चिकित्सा की व्यवस्था हो सकती है और आम आदमी को कीमत के चक्कर में नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा या सस्ती दरों पे सरकारी हॉस्पिटलों में इन्हें अटैच किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। खैर, ध्यान रखिएगा, केवल आपको सुन करके या स्क्रीनशॉट नहीं लेना, इसको कॉपी में नोट करना क्योंकि बार बार रिवाइज करना है। तो अब हम पढ़ते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ। तो आज का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है स्वर। स्वर में हमें कितने बिंदुओं को ध्यान रखना है? तो कुल 6 पॉइंट्स को ध्यान रखना है, 6 बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन है, दूसरा है ऑब्जेक्टिव या एम, तीसरा है इसकी विशेषताएं, चौथा है इससे लाभ या बेनिफिट्स, फिर उसके बाद पांचवा है सपोर्ट किसने किया, फिर उसके बाद छठवां है भविष्य की क्या योजनाएं हैं।
तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे चल रहे हैं। तो स्वर, जिसका पूरा नाम है स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्सेस, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। इसको किसने लॉन्च किया है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री सीएम भूपेंद्र पटेल ने। कब लॉन्च किया? 25 दिसंबर 2024 को, 25 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? तो दो इसके बड़े ऑब्जेक्टिव हैं। पहले, भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करना, नाम से ही समझ में आ गया होगा स्वर। दूसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है? नागरिकों और सरकार के बीच में सीधे संवाद को स्थापित करने में मदद करना। क्या होगा? यह स्वर के दो बड़े ऑब्जेक्टिव होंगे कि भाषा संबंधी बाधाओं को यह दूर करेगा, दूसरा, नागरिकों और सरकार के बीच में सीधे संवाद को, डायरेक्ट डायलॉग को स्थापित करने में मदद करेगा। तो दो ऑब्जेक्टिव सबको पता होने चाहिए। अब आते हैं स्वर की विशेषताएं क्या है। क्या है यह स्वर, इसके क्या लक्षण है? जब हम इसकी विशेषताओं पे बात कर रहे हैं, यह स्पीच टू टेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आधारित है। इसका मतलब है कि जो नागरिक होंगे वह सरकार से संवाद या डायलॉग स्थापित करने के दौरान टाइप करने की बजाय ओरली स्पीच से अपनी बातों को लिख सकते हैं। जैसा कि आप अक्सर करते ही होंगे डॉक्यूमेंट वगैरह में, कि लिखना मुश्किल होता है, आप मुंह से बोल लेते हैं और लिख लिया जाता है कंटेंट। तो पहले इसकी खासियत होगी कि स्पीच टू टेक्स्ट के लक्षण इसमें मौजूद होंगे। दूसरी इसकी विशेषता क्या होगी कि इसमें भाषणी एआई का प्रयोग किया जाएगा। भाषणी से आप सभी परिचित होंगे, आप में से जो परिचित नहीं है वह इसको जान लें। भाषणी क्या है? भारत का पहला अपना स्वदेशी एआई कंटेंट है या एआई है, मशीन है, जिसका कि प्रयोग किया जाता है, प्लेटफॉर्म है हमारा। मशीन की बजाय प्लेटफॉर्म कह सकते हैं कि भारत का स्वदेश निर्मित अपना प्लेटफॉर्म कौन सा है एआई का? दैट इज भाषणी। एग्जाम्स में, छोटे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो बातें इसमें शामिल होंगी, यानी स्वर में। आप देखें, इस स्वर की विशेषता होगी भाषणी का प्रयोग, और दूसरा स्पीच टू टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट होगा इसमें। अब इसके बाद आते हैं कि स्वर के लाभ क्या होंगे। तो सबसे बड़ा इससे लाभ होगा कि गुड गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा। आप लोगों ने अगर मेरी बुक पढ़ी होगी गवर्नेंस इन इंडिया एंड सोशल जस्टिस, तो वहां पर इस तरीके की अवधारणाओं को मैंने, कॉन्सेप्ट्स को मैंने कई बार रखा है कि किस प्रकार गुड गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाता है। तो मूल ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए, लाभ, बेनिफिट होता है गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में ही होता है। तो कैसे गुड गवर्नेंस को ये बढ़ावा देगी? तो सबसे पहला क्या होगा कि नागरिकों के लिए जो शिकायत निवारण का जो कॉन्सेप्ट है वह आसान हो जाएगा, या शिकायत निवारण तंत्र या ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म और फीडबैक सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकेगा इसके जरिए। ये बात आप समझ के होंगे। दूसरा सबसे बड़ी खासियत क्या होगी कि जो लोग इंग्लिश के कीबोर्ड का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, उनके लिए आवेदन करना, एप्लीकेशन देना या फिर अपने शिकायतों को दर्ज कराना आसान हो जाएगा। तो कुल दो बड़े लाभ हो गए इससे। ध्यान रखेंगे, सिटीजन चार्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था गवर्नेंस में, तो उसके क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या टर्म्स हैं, उससे क्या क्या लाभ है, आपको बताया था मैंने। तो ऐसी चीजों में यह लाभकर साबित हो सकता है। तो गुड गवर्नेंस को निश्चित बढ़ावा मिलेगा। फिर अब आते हैं सपोर्ट यानी समर्थन, पांचवें पॉइंट्स पे। तो समर्थन इसका किसने किया है? क्या गुजरात सरकार स्वयं ही इस योजना को बनाने में सफल हो गई है? नहीं, इससे भारत सरकार की जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, आईटी मंत्रालय है, इसका समर्थन प्राप्त है। तो आपसे छोटे एग्जाम से पूछ सकता है कि गुजरात सरकार द्वारा जो स्वर लॉन्च किया गया है, उस स्वर को लॉन्च करने में किस गवर्नमेंट ने या किस मंत्रालय ने बड़ी भूमिका निभाई है? एक सेकंड, जैसा फोन आ गया, कृपया फोन काट दें, लेक्चर में है। हाँ, तो बात सब समझ गए होंगे। फिर उसके बाद अगला बड़ा चीज क्या इसमें दिखाई देता, समर्थन तो आप समझ गए होंगे। अब आते हैं भविष्य की योजनाओं पर कि इसको लेकर क्या भविष्य की योजनाएं हैं। तो सबसे पहली चीज है कि एआई के उपयोग को और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में और भी आगे बढ़ावा देना। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये थे तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। थोड़ा सा अचानक फोन आ गया, इसकी वजह से इस डिस्टर्बेंस के लिए माफी चाहता हूं। तो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप समझ गए होंगे। खैर, इन तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अलावा मैं आपके लिए कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस भी लेकर के आया हूं। इसको आपको समझ होनी चाहिए, क्योंकि जब आप आरओ एआरओ की परीक्षा देते हैं, एसएससी की परीक्षा देते हैं, या स्टेट लेवल की लखपाल वाले की परीक्षाएं देते हैं, या फिर आप टेट का एग्जाम देते हैं, तो ये 5 क्वेश्चंस वहां के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। हालांकि आईएएस में तो पूछा नहीं जाता, लेकिन पूछने से रोका भी नहीं जा सकता। तो हम इन 5 शॉर्ट क्वेश्चंस पर भी एक नजर डाल लें कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, 3 क्वेश्चन वो हो गए और ये 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिए इस हफ्ते। अगले हफ्ते फिर नए मुद्दों के साथ आऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस पर्व को राज्य उत्सव घोषित किया है? क्या आप बता सकते हैं? रथ सप्तमी को
जी हां, रथ सप्तमी को आंध्र प्रदेश सरकार ने अपना राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया है, राजकीय उत्सव घोषित किया है। यह रथ सप्तमी है क्या? यह भगवान श्री सूर्यनारायण स्वामी को समर्पित त्योहार है। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? नेपाल ने हाल ही में किस महोत्सव का आयोजन किया है? तो इसका सही उत्तर है अंतरराष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव। फिर उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी ने हाल ही में हरित हाइड्रोजन संरचना स्थापित करने की घोषणा किस राज्य में की है? इन विच स्टेट डिड एनटीपीसी अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर? कृपया आप आंसर दें तीसरे का। एनटीपीसी ने हाल ही में हरित हाइड्रोजन संरचना स्थापित करने की घोषणा किस राज्य में की है? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। नेक्स्ट चौथा है, किस लेखक का हाल ही में निधन हो गया जो कि आइस कैंडी मैन के लिए प्रसिद्ध थे? विच ऑथर फेमस फॉर आइस कैंडी मैन रिसेंटली पास्ड अवे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम है, और इनका नाम है वापसी सिद्धवा। तो 4 क्वेश्चन आप समझ गए होंगे शॉर्ट के। फिर उसके बाद 5वां क्वेश्चन है वन लाइनर का, थर्ड आई एशियन फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? थर्ड आई एशियन फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इसका सही उत्तर है मुंबई। तो उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। जल्दी ही फिर लौटूंगा सेकंड एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।